आज मु तुमको एसक्यूएल रो किछि पार्ट मु तुम देखु जेमति काली रो क्वेरी जेमति थिला डिलीट करबा हो किबा कॉलम को रिट्रीव करबा हो टेबल से सब जानी थिबो तुम ओराकल बट जेहेतु एडवांस जावा रो एटा गोटे पार्ट तो मते देखेबा को पड़िबो सो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम्हें डाटाबेस को पहले क्रिएट करना होगा। अगर तुम्हारा डाटाबेस पहले से क्रिएट होके है तो उसको यूज करो, अगर डाटाबेस है तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि हम कल एक डाटाबेस क्रिएट किए थे शोरूम, राइट? तो उसको हम यूज करते हैं क्योंकि हर डाटाबेस का जो भी तुम डाटाबेस क्रिएट करोगे यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर में उसका लिस्ट रहेगा। डाटाबेस में यहाँ पे प्लस आइकन में तुम क्लिक करो, क्लिक करने के बाद उसका वो एक्सपांड होगा। वहां पे तुम्हारा जो भी तुम डाटाबेस क्रिएट किए होगे यहाँ पे तुम्हारा वो तुम्हारा डाटाबेस का नाम तुम्हारा यहाँ पे शो कर रहा है। और डाटाबेस के आइकन में जैसे कि हम हम HTML यूज किए थे, तो HTML आइकन में अगर हम क्लिक करेंगे तो वहां पे भी तुम्हारा एक्सपांड होकर तुम्हारा बहुत सारा फोल्डर तुम्हारा शो करेगा वहां पे। और उसी डेटाबेस के अंदर क्या क्या तुम टेबल क्रिएट किए हो वो भी तुम्हें वो वहां पे शो करेगा। हम कल एबीसी टेबल क्रिएट किए हैं, यहाँ पे एबीसी टेबल के अंदर भी क्लिक करोगे तो उसके अंदर क्या क्या कॉलम और क्या की तुम अप्लाई किए हो वो भी तुम्हारा लिस्ट तुम्हारा वहां पे दिया रहेगा। एंड उसका डाटा टाइप भी मेंशन रहेगा कॉलम के अनुसार तुम जो भी तुम क्रिएट किए हो। तो उसी डाटाबेस को हम यूज करेंगे अभी। फॉर एग्जांपल यूज एबीसी सॉरी HTML, डाटाबेस का नाम है HTML। तो जब भी तुम कोई भी डाटाबेस को यूज करना चाहते हो, अगर वो एग्जिस्टेंसी है पहले से क्रिएट होके है तो यूज स्टेटमेंट के जरिए उसको यूज करना पड़ेगा। अगर तुम यूज नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा मास्टर डाटाबेस हो 10 DB डाटाबेस हो वहां पे तुम्हारा सारा ऑपरेशन तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा जो तुम्हारा सिस्टम डिफाइन। यहाँ पे क्लिक करके एग्जीक्यूट कर दिया, यूज हो गया, यहाँ पे तुम्हारा नाम आ गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल नेम सपोज कस्टमर आईडी डाटा कलम जब नाम नेमिंग का कन्वेंशन करोगे वहां पे स्पेस अलाउ नहीं करता है, राइट? जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में स्पेस अलाउ नहीं करता है, उसी तरह तुम्हारा डाटाबेस में जब तुम टेबल क्रिएट करोगे उसके अंदर कलम क्रिएट करोगे वहां पे स्पेस अलाउ नहीं करता है। स्पेस की जगह पे तुम अंडरस्कोर दे सकते हो, INT डन।
सपोज 3 कॉलम लिया हूँ, उसको एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट हो गया। हमारे टेबल के अंदर कॉलम प्रॉपरली क्रिएट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसके लिए सिलेक्ट स्ट्रिप फॉर्म चेक करो, कस्टमर, प्रॉपरली क्रिएट हुआ है। देन वैल्यू इंसर्ट करो। वैल्यू इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट स्टेटमेंट दिया जाता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कस्टमर, राइट। दो प्रकार का तुम इंसर्ट कर सकते हो, एक जो मैं अभी करूंगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, देन वैल्यू पास कर सकते हो। और एक तरीका है इंसर्ट इनटू कस्टमर टेबल नेम, देन कॉलम का जो तुम उस टेबल के अंदर जो कॉलम तुम क्रिएट किए हो उसका लिस्ट, देन वैल्यूज, देन वैल्यू पास कर सकते हो, राइट। दो प्रकार के तुम पास कर सकते हो। आइदर तुम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लेके पास कर सकते हो या फिर कॉलम नेम के साथ तुम वैल्यू पास कर सकते हो। तो 1 70 मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हो। तो एट ए टाइम उसको एग्जीक्यूट करो। ये हो गया, राइट। ये तुम्हारा एक प्रकार का तुम्हारा वैल्यू इंसर्ट किया गया है। और एक है बार बार इंसर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, और एक प्रकार का है कैसे, एक बार इंसर्ट स्टेटमेंट लिखो, टेबल नेम लिखो, कॉलम नेम लिखो, फिर वैल्यूज, एक एक वैल्यू ब्रैकेट देके तुम पास कर सकते हो। बार बार इंसर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, बंच एट ए टाइम बंच स्टेटमेंट के जरिए तुम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो वैल्यू प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसके लिए देखो सिलेक्ट, सॉरी यहाँ पे है, उसको एग्जीक्यूट करो। प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है, राइट। अभी सपोज मान लो कि इस टेबल के अंदर मुझे कस्टमर नेम एंड एड्रेस को शो करना है, कस्टमर आईडी मुझे शो नहीं करना है, मुझे रिट्रीव नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर नेम एंड एड्रेस मुझे रिट्रीव करना है। तो वहां पे रिट्रीव जब करोगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के जरिए तुम उसको कर सकते हो, राइट। सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम नेम पास करो जो जो तुम रिट्रीव करना चाहते हो। फ्रॉम कस्टमर, राइट। स्पेसिफिक कॉलम तुम रिट्रीव कर सकते हो, राइट। अगर सपोज मान लो कि मुझे डिलीट करना है, डिलीट में भी तुम्हारा ग्रुप प्रकार का है। अगर मैं स्पेसिफिक रो को डिलीट करना चाहता हूँ तो उसको भी डिलीट कर सकता हूँ।
अगर मैं उस टेबल के अंदर एंटायर वैल्यू को, एंटायर रो को मुझे डिलीट करना है, वो भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं सपोज मान लो कि डिलीट टेबल नेम दे दिया, तो अगर इसको मैं डिलीट कर दिया तो कस्टमर टेबल रहेगा, कलम रहेगा, लेकिन उसके अंदर वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, वो पूरा डिलीट हो जाएगा। देखो टेबल है, कलम है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू सब डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, अगर मुझे स्पेसिफिक रो को डिलीट करना है, सपोज मान लो कि मुझे कस्टमर टेबल के अंदर एड्रेस जिसका यूपी है, उस रो को मुझे डिलीट करना है, राइट। तो मैं क्या किया, डिलीट कस्टमर वेयर एड्रेस इक्वल टू रो अफेक्टेड। अभी देखो यूपी रो अभी डिलीट हो गया, राइट। तो इस प्रकार से तुम एसक्यूएल स्टेटमेंट तुम उसको यूज कर सकते हो। एंड जब ओरेकल में भी सेम प्रोसीजर के जरिए, ओरेकल सॉफ्टवेयर मेरे इस लैपटॉप में नहीं है, तो मैं अगर होता तो मैं दिखा देता कैसे तुम्हारा एग्जीक्यूट होता है, लेकिन क्वेरी एक ही, क्वेरी सेम, बाकी प्लेटफॉर्म अलग अलग है। हाँ ये चीज है कि ओरेकल में जो भी चीज करते हो उसके लिए तुम्हें वेरिएबल डिक्लेरेशन चाहिए। जैसे कि मान लो कि मुझे वैल्यू को रिट्रीव करना है, मतलब टेबल से वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो सेम क्वेरी सेम है, खाली इतना है कि मुझे वेरिएबल जो रिट्रीव होगा वो रिट्रीव होके एक वेरिएबल के अंदर रहेगा, एंड वेरिएबल को मुझे शो करना है। तो ये तुम्हारा प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिसके जरिए तुम्हें यूज करना है। एंड और एक चीज तुम्हारा वहाँ कल हम डिस्कशन किए थे, जॉइन, राइट। जॉइन के लिए मैं एक नोटपैड में बनाया हूँ, राइट, रेडी किया हूँ। इनर जॉइन हो, सेल्फ जॉइन हो, ऑटो जॉइन हो, हर प्रकार का जॉइन में यहाँ पे इस नोटपैड में है, ये मैं अटैच कर दूंगा, देख लेना, राइट। मैं क्वेरी और पूरा एक्सप्लेन करके ईच एंड एवरी पार्ट को एक्सप्लेन करके दिया हूँ। और इससे पहले ये तो जॉइन का पार्ट है, इससे पहले मैं कल जब बोला था, एक चीज में बोला था जो तुम्हें यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, यहाँ पे कंप्यूट बाय, कंप्यूट बाय आज के डेट में एसक्यूएल में नहीं है, या फिर पीएल एसक्यूएल में भी नहीं है, ओरेकल में भी नहीं है। कंप्यूट बाय ओल्ड वर्जन में मेरा यूज किया जाता था, उसके जगह पे रोल अप यूज किया जाता है, राइट। ये तुम पढ़े होगे तुम्हारा एसक्यूएल पार्ट में, या फिर ओरेकल जब तुम किए होगे वहां पे पढ़े होगे। तो ये चीज तुम्हारा दिया गया है, क्यों? क्योंकि कंप्यूट बाय एक समराइज रिपोर्ट है, राइट। समराइजिंग रिपोर्ट तुम जनरेट कर सकते हो कंप्यूट बाय के अंदर। तो कंप्यूट बाय ओल्ड वर्जन के लिए तुम्हारा यूज हो रहा होगा या फिर होता था। तो अभी के न्यू वर्जन में कंप्यूट बाय और अभी नहीं है, उसके जगह पे रोल अप तुम्हारा यूज किया जाता है। हाँ ये है कि रोल अप तुम्हारा कंप्यूट बाय जैसे तुम्हारा सिंप्लीफाई करके तुम्हें आउटपुट दे रहा था, रोल अप तुम्हारा उसी तरह तुम्हारा नहीं देगा, बट इक्विवेलेंट टू द कंप्यूट बाय, राइट। तो रोल अप और कंप्यूट बाय को लेकर मैं एक एक्सप्लेन किया हूँ यहाँ पे, टेबल क्रिएट किया गया है एंड उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट किया गया है, देन उसके अंदर डिफरेंशिएट में करके दिखाया हूँ कि कंप्यूट बाय और रोल अप यूज करके तुम्हारा कैसे तुम्हारा एग्जीक्यूशन होता है, कंप्यूट बाय में कैसे आउटपुट तुम्हारा शो करता है, एंड रोल अप में कैसे तुम्हारा आउटपुट शो करता है। फिर आओ जॉइन। जॉइन में एटलीस्ट मोर देन एन टेबल चाहिए, तो यहाँ पे दो टेबल में क्रिएट किया हूँ। एक टेबल तुम्हारा ऑर्डर टेबल है, दूसरा टेबल तुम्हारा कस्टमर टेबल। ऑर्डर टेबल में तुम्हारा ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डेट तुम्हारा मेंशन किया गया, मतलब कॉलम तुम्हारा है, उसके अंदर वैल्यू क्या क्या पुट करोगे, ये तुम्हारा वैल्यू पुट करोगे। मैं रैंडमली पुट किया हूँ, तुम पुट कर सकते हो। फिर कस्टमर टेबल में तुम्हारा कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम एंड कंट्री तुम्हारा यूज किया गया है, राइट। तो यहाँ पे कॉलम तुम्हारा दिया गया है, तुम कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम एंड कंट्री,
इतना याद रखना, जब तुम ज्वाइन करोगे फ्रंट एंड के जरिए हो या फिर डायरेक्टली बैक एंड के जरिए हो, डेटाबेस में हो, ज्वाइन करने के लिए एटलीस्ट टेबल में एक कॉलम तुम्हारा कॉमन होना चाहिए, राइट। अगर तुम्हारा टेबल में कोई भी कॉलम तुम्हारा कॉमन नहीं है, तुम ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब रिलेशन एक क्रिएट करना है, तुम्हारा मेरा रिलेशन एक क्रिएट करना है। मैं रैंडमली तुम्हें कुछ पढ़ा नहीं सकता हूँ, तुम एनरोल हुए हो इस कोर्स के लिए बोल के हमारे हम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, तब जाके मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो वो जो रिलेशनशिप है उसको बोला जाता है तुम्हारा की पॉइंट। तो जब तुम ज्वाइन करोगे टेबल के अंदर, चाहे फ्रंट एंड के जरिए हो चाहे बैक एंड में डायरेक्टली हो, देखोगे कि टेबल के अंदर कॉमन कॉलम कौन सा है एंड उसके अंदर वैल्यू क्या क्या तुम्हारा दिया गया। अगर कॉमन कॉलम तुम्हें मिल गया तो ज्वाइन तुम कर सकते हो। तो ज्वाइन तुम्हारा वेराइटी टाइप का है, जैसे कि मैं बोला हूँ कि इनर ज्वाइन तुम्हारा एडवांस जावा में तुम्हारा 3 प्रकार का ज्वाइन तुम्हारा यूज होता है। एक है तुम्हारा इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन का एक पार्ट एंड फिटेड ज्वाइन तुम्हारा यूज होता है। लेकिन ज्वाइन तुम्हारा 3 प्रकार का नहीं है, और भी बहुत प्रकार का है। इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन का भी तुम्हारा 2 प्रकार का है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड आउट राइट आउटर ज्वाइन। फिर इक्वी ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, फिटेड ज्वाइन। तो ये वो सारा प्रकार का है, ये वो सारा चीज तुम्हारा इस नोटपैड में तुम्हारा डिस्क्राइब किया गया है, राइट। फिर दोनों टेबल में यहाँ पे कस्टमर आईडी मेरा कॉमन है, यहाँ पे ऑर्डर टेबल में भी कस्टमर आईडी है मेरा, एंड कस्टमर टेबल में भी कस्टमर आईडी मेरा है, तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन में यूज किया हूँ। तो सिलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर, इनर ज्वाइन कस्टमर ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। ये जो ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, ये टेबल नेम पूरा लिखने से अच्छा, कल जब कल कल जैसे मैं बोल रहा था कि एक निक नेम क्रिएट करो टेबल का, जो जो छोटा सा नाम हो उसको यूज करने में भी यूज होगा, लिखने में भी यूज होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं फुल टेबल का दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि ऑर्डर टेबल में से ये कॉलम को रिट्रीव करो, कस्टमर टेबल में से ये कॉलम को रिट्रीव करो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी। मतलब किस बेस पे तुम ज्वाइन करना चाहते हो उसके लिए ये है। तो यहाँ पे इस वजह से मैं दिया हूँ सिलेक्ट ऑर्डर्स टेबल का ऑर्डर आईडी, कस्टमर टेबल का कस्टमर नेम, ऑर्डर टेबल का ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स, इनर जॉइन customers on orders dot customer id equal to customers dot customer id on the basis of customer id and customer table का customer id को इक्विवेलेंट करके मैं ज्वाइन करके उसको रिट्रीव करूंगा, राइट। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन बोल के है, अगर तुम सिर्फ ज्वाइन अगर तुम लिखोगे ओनली एक ही वर्ड तुम लिखोगे ज्वाइन बोल के, तो बाय डिफॉल्ट वो इनर ज्वाइन को ही ट्रीट करेगा, राइट। पर ये तो स्कीमा डेफिनेशन है, ये मैं अटैच करके तुम्हें दे दूंगा, तो उसको तुम क्लेरिफाई करो। बहुत सारा चीज है यहाँ पे, राइट। बहुत सारा चीजें कैंडिडेट की इंसर्ट वैल्यूज, राइट। बहुत सारा तुम्हारा पार्ट है यहाँ पे। तो ये मैं लेफ्ट आउटोजन और राइट आउटोजन सारा जॉइन का सारा पार्ट तुम्हारा है, स्कीमा डेफिनेशन कैसे किया जाता है वो तुम्हारा है, ये मैं अटैच कर दूंगा, इसको देख लेना। ऐसा अनुश्री नहीं है, तबीयत खराब है ना क्या? एक मिनट से पहले। हेलो। हाँ सुनो दे, गलानी गलानी बारी गला।
So in this session, we'll be learn to explore JMS technology, describe the role of the participant in the JMS API messaging system, create a queue message procedure, create a synchronous message consumers, create an asynchronous message as consumer, list the capability and limitation of EJB component as messaging client, right? इस सेशन में तुम्हारा JMS पार्ट कर दिया गया है, देन जावा मैसेजिंग सिस्टम के बारे में तुम्हारा दिया गया है, एंड तुम्हारा कैसे तुम्हारा मैसेज को कंज्यूमर के पास तुम्हारा सिंक्रोनाइज किया जाता है, एसिंक्रोनस कैसे किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है. The following figure shows the main participant of the JMS API messaging system, that is JMS API implementation provider, section message, then connection, तुम्हारा connection factory queue में जाएगा, connection होने के बाद queue, उसके बाद topic, then उसके बाद administrative tool bind, then JNDI API namespace, collection factory, queue, then topic, then JMS API client, right? जैसे कि मैसेज तुम की सपोज मान लो कि तुम मैसेज मुझे भेज रहे, राइट? तो पहले मैसेज बॉक्स को ओपन करोगे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे तुम्हारा मैसेंजर हो, राइट? तो वहां पे टॉपिक सिलेक्ट करोगे, टॉपिक के बाद सेक्शन टाइम सिलेक्ट करोगे, तो उसके बाद तुम्हारा कनेक्शन क्रिएट करोगे, फिर उसके बाद मैसेज ट्रांसफर करोगे, वो क्यू में जाएगा, जहां पे तुम्हारा सेंडिंग होगा उसके क्यू में रहेगा, फिर तुम्हारा सेंडिंग होगा. ये है JMS. The following figure shows the two types of administrated object supplied as part of the JMS provider, that is queue destination and topic destination. Queue connection factory, that is queue connection, and topic connection factory, then that is topic connection. The following figure shows the three types of messaging. The client, that is producer client, message send queue, then receive होगा synchronous consumer client को, फिर producer client message send queue, notified एक जाएगा, and से वो collect भी करेगा, नोटिफिकेशन जो जाएगा asynchronous consumer client जो है तुम्हारा नोटिफिकेशन जाएगा, जैसे कि तुम्हारा चाहे मान लो अभी के टाइम में तुम्हारा एसिंक्रोनस कंज्यूमर क्लाइंट तुम हो, तुम्हें व्हाट्सएप में मैसेज आया, पहले नोटिफिकेशन आता है, राइट? फिर जाकर नोटिफिकेशन देख के तुम व्हाट्सएप को ओपन करते हो, तो मतलब कलेक्ट करते हो, पहले नोटिफिकेशन का होता है, फिर जाकर तुम कलेक्ट करते हो, राइट? Messages are the object that encapsulate application information created by a message procedure sent to a destination that distribution them to message consumers. The following figure shows the three parts of a JMS API message, that is header, properties, and body. उसके बाद text message. The following table lists the JMS API message types, that is message type and content of the message body. Text message, a java.lang.string object. Map message, a set of name value pairs, for example, a hash table. Byte message, a stream of interpreted byte or binary data. Stream message, a stream of Java technology primitive value field and read sequentially. Object message is serializable Java technology object. The following figure shows the point-to-point messaging architecture, that is client message send, client 1 को message send होगा, queue में जाएगा, मैसेज client 2 के पास मैसेज पहुंचेगा, एंड उसके पास फिर रिवेट भी करेगा कंज्यूमर्स के जरिए. The following figure shows the published and subscribe architecture, that is client message, client 1 तुम्हारा publisher है, message publisher है, टॉपिक के पास जाएगा, वो तुम्हारा क्लाइंट 2 के पास जाएगा, क्लाइंट 2 एक सब्सक्राइबर है, देन उसके वहां से भी तुम्हारा वो मैसेज वो रिसीव करेगा एंड सेंड भी करेगा, देन क्लाइंट 3 भी वही सेम चीज है, सब्सक्राइबर एंड डिलीवर भी है तुम्हारा. The following figure shows the step required to create a queue message procedure, JNDI API namespace, lookup तुम्हारा है, queue connection factory, then create होगा, then तुम्हारा queue connection में जाएगा, then तुम्हारा
क्यू सेक्शन में जाएगा, क्यू सेक्शन से क्रिएट होगा टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के जरिए तुम्हारा आएगा सेट टेक्स्ट आएगा, फिर सेंड होगा, फिर तुम्हारा क्यू में वो रिसीवर भी होगा। The following code shows the queue message procedure: import javax.jms.asterisk, import javax.naming.asterisk, public class simple queue sender, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड यूज किया गया, स्ट्रिंग क्यू नेम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर नल असाइन किया गया, कंटेक्स्ट JNDI कंटेक्स्ट इक्वल टू नल, क्यू कनेक्शन फैक्ट्री इक्वल टू नल, क्यू कनेक्शन इक्वल टू नल, क्यू सेक्शन इक्वल टू नल, क्यू इक्वल टू नल, क्यू सेंडर नल, टेक्स्ट मैसेज इक्वल टू नल, INT न्यूमेरिक मैसेज 5, did queue name from command line and display it if argument.length not equal to 1, then system.out.println uses java simple queue sender, then queue name system.exit, queue name equal to new string ax 0 दिया गया, system.out.println queue name is queue name, create JNDI API initial context object if none exit yet, then try catch के अंदर JNDI context equal to new initial context catch, naming expression e system.out.println could not create JNDI API context e.message system.exit, lookup connection factory and queue if either those try connect queue connection factory equal to queue connection factory JNDI context dot lookup queue context factory, queue connection factory queue JNDI context dot lookup queue name catch naming expression system.out.println JNDI API lookup field, then e.get message system.exit, create connection create section from connection false means section is not transacted, create sender ये तुम्हारा कमेंट लाइन पूरा है, create sender and text message send message verifying text slightly, send end of message finally close connection, try queue connection equal to queue connection factory dot create queue connection, queue section equal to queue connection dot create queue section false, then section dot auto underscore acknowledge, queue sender equal to queue section dot create sender queue message equal to queue section dot create text message for INT I equal to 0 I less than to num underscore message I plus plus message dot text set text this is message I plus 1 system dot out dot println sending message dot get text queue sender dot send message, then send a non-text control message indicating end of message queue sender dot send queue section dot create message, catch block in the system dot out dot println exception occur e dot get message. Finally, if queue connection not equal to null, try thread dot sleep 60,000 daily before closing, queue connection dot close catch JMS exception e. The following figure shows the step required to create a synchronous queue consumer. JN the same चीज है यहाँ पे synchronous, ये तुम्हारा synchronous queue consumer है JNDI API namespace lookup तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा lookup queue में जाएगा, फिर तुम्हारा queue connection factory, फिर queue connection, फिर queue section, फिर तुम्हारा queue receiver, फिर get text. The following code shows the synchronous queue consumer. Import javax.jms.asterisk, import javax.naming.asterisk, public class simple queue receiver, main method use किया है, queue name null, generate text तुम्हारा context तुम्हारा null, queue connection factory equal to null, queue connection equal to null, section null, queue null, receiver null and message भी null. If argument dot length not equal to 1, ये तुम्हारा रिसीवर के लिए, वो तुम्हारा सेंडर के लिए थी, ये तुम्हारा रिसीवर के लिए था. Simple system dot out dot println uses dot java simple queue receiver queue name simple dot exit,
q name equal to new string argument 0. Then system.out.println q name is q name. Create JNDI API initial context object if one, if none exist yet. Try JNDI context equal to new initial context. Catch block के अंदर तुम्हारा system.out.println could not create JNDI API context plus e.get message system.exit. Then lookup connection factory and q. If either does those try block के अंदर q connection factory equal to q connection factory JNDI context dot lookup q connection factory q equal to q JNDI context lookup q name catch block के अंदर तुम्हारा system.out.println JNDI API lookup field. Then e.get message system.exit. फिर ट्राई ब्लॉक के अंदर क्यू कनेक्शन फैक्ट्री डॉट क्रिएट क्यू कनेक्शन देन क्यू सेक्शन इक्वल टू क्यू कनेक्शन डॉट क्यू क्रिएट क्यू सेक्शन फॉल्स सेक्शन डॉट ऑटो एक्नॉलेज क्यू रिसीवर क्यू सेक्शन डॉट क्रिएट रिसीवर क्यू कनेक्शन डॉट स्टार्ट फाइल ट्रू मैसेज m इक्वल टू क्यू रिसीवर डॉट रिसीव इफ m नॉट इक्वल टू null if m instance of text message equal to text message m system.out.println reading message dot get text else break. Catch block के अंदर तुम्हारा system.out.println exception occur e dot get message. Then finally if q connection not equal to null try q connection dot close method then catch them x. The following step describe the process that is used to create an asynchronous queue consumer. Look up a connection factory using the JNDI API. Look up the message queue using the JNDI API. Create a connection object using the factory. Create a section object. Create a queue receiver object. Calls the set message listener method of the queue receiver object passing it an instance of the message listener interface. Process the received message in the message method of the message listener instance. The following course snippet shows the shows an asynchronous queue consumer. Same चीज दिया गया है यहाँ पे सिर्फ public class simple message listener implement message listener public void on message text message equal to null. Try block के अंदर if message instance of text message equal to text message system.out.println reading message dot get text or else system.out.println message of wrong type message dot get class dot get name. right बीच में मैंने काफी बार ऐसा भी होता है कि जब तुम मैसेज टाइप करते हो वो तुम्हारा रॉन्ग होता है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वहां पे तुम्हारा क्या कैसे तुम कर सकते हो इसके लिए तुम्हारा ये कोडिंग जैसे तुम एडिट करते हो या फिर उसको डिलीट करते हो उसके लिए catch exception e system.out.println exception in on message e.get message. Then public static void main string q name null context JNDI context equal to null. Q connection factory equal to null. Q connection null section null q receiver null listener null. Listener equal to new simple message listener. Read q name from command line and display it if argument dot length equal not equal to 1. System.out.println uses Java simple q receiver q name simple dot exit q name equal to new string argument system.out.println q name is q name and try block under JNDI context equal to new initial context catch naming exception e. System.out.println could not create JNDI API context e.get message system.exit. Then look up connection factory and q try q connection factory q connection factory JNDI context dot lookup q connection factory then JNDI q equal to q JNDI context dot lookup q name. Then catch naming convention. Then system.out.println JNDI API lookup field e.get message system.exit.
ट्राई ब्लॉक के अंदर क्यू कनेक्शन इक्वल टू क्यू कनेक्शन फैक्ट्री डॉट क्रिएट क्यू कनेक्शन इक्वल टू क्यू कनेक्शन डॉट क्रिएट क्यू सेक्शन false section dot auto dot acknowledge queue receiver equal to queue section dot create receiver queue receiver dot set message listener queue connection dot start, then cache block and the system dot out dot println exception occur e dot get message. Finally, if queue connection not equal to null, try queue connection dot close catch exception. The following table shows the message capability of enterprise beans. Enterprise beans section plan, producer, yes. Synchronous consumer, not recommended. Asynchronous consumer, not possible. Enterprise beans message driven bin, yes. Synchronous consumer, not recommended. Asynchronous consumer, yes. Only message driven beans can implement the javax.jms.message listener interface. Entity and section beans participating in messaging are required to include the standard JMS API message procedure or asynchronous consumer code. Next, हम Monday start. Thank you.